तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब कल हमने क्या पढ़ा था, चंपावत का पहला भाग पढ़ा था। चंपावत का दूसरा और अंतिम भाग आएगा। इसके साथ ही आपकी जिला सीरीज के कितने 9 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपके बचते हैं हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और चमोली और रुद्रप्रयाग। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है चमोली है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे पर्वतों को लेके हो, चाहे कोई मंदिर वगैरह को लेके हो, चाहे बुग्याल हो, ताल हो। तो हमेशा चमोली से आपको पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोग अब आगे जरूर देखेंगे। ठीक है, हम लोग जिला सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड में बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, समझ भी बहुत अच्छी आपकी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री की वीडियो मेरी देखते हैं या देख चुके हैं तो आपकी हिस्ट्री का पोर्शन ठीक ठाक हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, उत्तराखंड में आपको इंडिविजुअल टॉपिक कराऊंगा, साथ ही साथ आप लोगों के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, जो छूटे हुई चीज़ें हैं, चाहे वो उत्तराखंड की कला से हो या संस्कृति से हो, ये सब चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। थोड़ा सा संयम रखिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, कल आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, नया सिलेबस मतलब अपडेट किया जा चुका है आयोग द्वारा। आप लोग क्या करना, UKSSC की साइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड करना, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है आपको। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ उसमें कंप्यूटर का पोर्शन ऐड कर चुका है। वो कंप्यूटर भी इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि आप लोग जानते हैं जहां CCC वगैरह उसने वीडियो वगैरह में मांगा था, तो स्वाभाविक सी बात है कि कंप्यूटर का ज्ञान तो होना ही चाहिए, इसीलिए उसने कंप्यूटर ऐड किया हुआ है। बाकी पुराना ही सिलेबस है, कंप्यूटर ऐड हो गया। और कंप्यूटर के क्वेश्चन पहले भी आते थे, अब भी आएंगे, बस अब उसमें सिलेबस में कंप्यूटर लिख दिया उसने। ठीक है, तो 3 4 5 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर भी अपना तैयार करना। और कंप्यूटर के लिए जो बुक है, ल्यूसेंट कंप्यूटर की बुक ले लो आप, एक पतली सी आती है, 50-60 जितने की भी आएगी। ल्यूसेंट कंप्यूटर की एक किताब आती है, उसके अंदर जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन सब चीजों की जानकारी आपको वहां मिलेगी। क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकली पूछता है कि कौन सी कीबोर्ड से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल करके क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या आपको कोई चीज रिसाइकिल बीन क्या होती है, ऐसे डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। अब देखिए, हम लोग आज चंपावत जिले का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस संडे का जो लाइव क्विज होगा वो आपका रैंडम टॉपिक होंगे, विदाउट मतलब आपको प्री इंफॉर्मेशन वो मैं कराऊंगा। कुछ भी पूछ सकता हूँ, आप लोग 4 बजे लाइव क्विज में मिलेंगे मुझे संडे को, और वो आपके कुछ भी टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने ओर से पक्का उसमें हाजिरी देंगे। देखिए, हम लोगों को क्या करना है, चंपावत जिले का अगला और अंतिम भाग पढ़ना है। आप लोग ये मैप को ड्रॉ कर लीजिए। अब आप जानते हैं कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नेपाल, उधमसिंह नगर और नैनीताल से घिरा है। यहाँ आपको देवीधुरा दिखाना है, यहाँ रीठा साहिब दिखाना है, यहाँ चंपावत, यहाँ लोहाघाट पता है, यहाँ पे विवेकानंद आश्रम, यहाँ पूर्णागिरी मंदिर, नीचे टनकपुर बनबसा का इलाका आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने कल वो दिखाया है। ठीक है, अब एक चीज सब लोग ध्यान से सुनना, जो लधिया नदी है, काली नदी की सहायक नदी, उसका जो उद्गम है, पहले तो परीक्षावाणी में उसको गलत दिया हुआ, उसमें जो परीक्षावाणी का इससे पिछला वाला वर्जन है उसमें 3 बिंदुओं को उसमें दिया, भले ही स्थान सही होगा, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, उसमें पिथौरागढ़ नहीं होगा उसका उद्गम क्षेत्र, उसका होगा अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत का मिलन बिंदु, क्योंकि वो इस इलाके से आती है, इस वाले पोर्शन से आपको देखने को मिलेगी। अगर वो इस इलाके से आ रही है तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ अल्मोड़ा, यहाँ नैनीताल और यहाँ चंपावत, तो इनके मिलन बिंदु से होगा। ठीक है, लधिया नदी। तो ये जो डॉटेड है, इसको आप लोग इस ऊपर वाली डॉटेड को लधिया लिखिए, और इसको यहाँ से जाते हुए इधर जो डॉटेड आपको दिख रही है इसको काली लिखिए, इधर जो काली है। ठीक है, ये काली आगे जाके इसको शारदा लिख देना, और इसको आप लोगों ने सरयू दिखाना है, मतलब कि यहाँ पे पंचेश्वर के आसपास, पंचेश्वर यहाँ पे दिखाना है आपको, पंचेश्वर इस इलाके में, यहाँ पे दिखाना पंचेश्वर, यहाँ पे दिखाओगे पंचेश्वर बाउंड्री पे, नेपाल और किसकी बाउंड्री पे, यहाँ पे चंपावत की, यहाँ पे पंचेश्वर दिखाना, यहाँ पिथौरागढ़ की बाउंड्री भी लग जाती है, नहीं पिथौरागढ़ चंपावत की बाउंड्री दिखाना, यहाँ नेपाल दिखाना, और ये पंचेश्वर पे ये वाली जो रिवर है, ये जो डॉटेड दिख रही है आपको, ये काली दिखाओगे किनारे से, और इसको लधिया दिखाओगे, और इसको इस डॉटेड को सरयू दिखाना है आपने। ठीक है, बाकी आप लोग इसी प्रकार से उसको ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे यहाँ के मंदिरों के बारे में, तो हेडिंग डालिए प्रमुख मंदिर, कहाँ के, चंपावत जिले के। और मंदिरों से क्वेश्चन तो आते ही हैं, आप लोग सब जानते हैं। प्रमुख मंदिरों में क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध यहाँ का जो मंदिर है वो बालेश्वर मंदिर है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, और बताया जाता है कि इसको चंदुवंश ने बनाया था, चंद राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण किया था लगभग 1272 के आसपास, यानी 1272 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। अब वो एग्जैक्ट ईयर है नहीं है जो भी है, लेकिन समथिंग उसी के आसपास इसका निर्माण बताया जाता है। तो मंदिरों में पहला क्या लिखोगे आप लोग, बालेश्वर मंदिर।
कल भी बताया था मैंने आपको, बालेश्वर मंदिर बहुत फेमस है और इसमें लिखो 1272 डैश चंदवंश द्वारा, चंदवंश द्वारा। ये परीक्षा वाणी में इसने 1272 दिया है, ठीक है। इसका चंदवंश द्वारा कब हुआ था? 1272 में बालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था और ये कहाँ स्थित है? चंपावत में, बहुत ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। दूसरा कल भी बताया था मैंने आपको, क्रांतेश्वर मंदिर। कौन सा? क्रांतेश्वर मंदिर। ये भी कहाँ है? अगर आपसे पूछता है आप सीधे सीधे बता देना क्रांतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। तो बालेश्वर हो गया, क्रांतेश्वर हो गया, बाकी जो सप्तेश्वर बताए थे वो तो आपको पता ही है। तीसरा यहाँ पे एक मंदिर है, उसका नाम है नागनाथ मंदिर, जो कि शहर के ही आसपास है, यानी जो मुख्यालय है चंपावत का उसी के आसपास नागनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अगला लिख लीजिए आप, तीसरा नागनाथ मंदिर, नागनाथ मंदिर। अब इतना भी बता दे रहा हूं कि इसमें अभी तक इंपॉर्टेंट सिर्फ बालेश्वर है, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नागनाथ मंदिर भी चंपावत में। अब जो आता है, दो मंदिर और बहुत फेमस है, एक है घटोत्कच मंदिर, एक है हिडिंबा मंदिर और एक है हिंगला देवी का मंदिर। ये तीन मंदिर भी फेमस है। एक यहाँ पे लिख लीजिए इस पोर्शन पे घटोत्कच, इसके ऊपर आप जरा सा ऊपर पे लिख लीजिए यहाँ पे हिंगला देवी और यहीं कहीं हिडिंबा मंदिर पे, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे। तो तीन मंदिरों के आपको नाम लिखने में, इसको इरेज करूंगा ऊपर वाले को, तो आप लोग क्या क्या लिखेंगे? एक घटोत्कच मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, घटकू देवता जिसको बोलते हैं, घटोत्कच, घटोत्कच मंदिर या घटकू देवता भी बोलते हैं इनको, ये भी पेपर में पूछा जाता है, घटकू देवता। एक लिखेंगे आप दूसरा हिडिंबा मंदिर और एक हिंगला देवी का मंदिर। ये तीन मंदिर लिखने हैं आपको। एक लिखोगे हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा मंदिर, और एक लिखोगे हिंगला देवी का मंदिर, हिंगला देवी। ये हिंगला देवी, हिडिंबा देवी, ये सब घटोत्कच जी आपस में यही कहीं पे है, ठीक है, चंपावत में। तो जो प्रमुख मंदिर हैं, बालेश्वर आप लोगों को पता चल गया, बालेश्वर के बाद आपको क्रांतेश्वर पता चल गया, आपको क्रांतेश्वर के बाद घटकू देवता का मंदिर पता चल गया, आपको हिडिंबा मंदिर पता है, आपको हिंगला देवी का मंदिर है, सबके सब क्या है? चंपावत में। अब जो आता है ग्वाल देवता या न्याय के देवता का मंदिर भी यहाँ पे है, वो न्याय से संबंधित है, उसका नाम है ग्वाल देवता। अगला लिख लीजिए आप, चंपावत में ही, चंपावत में ये भी ग्वाल देवता, ग्वाल देवता, ब्रैकेट में लिख लीजिए न्याय हेतु प्रसिद्ध, न्याय देवता भी हुई, ठीक है, न्याय देवता। ये मंदिर भी है यहाँ पे चंपावत में। अब इसमें से पूछना कुछ नहीं है उसने, इन तीनों के अलावा घटोत्कच, हिडिंबा और हिंगला देवी का मंदिर, क्योंकि ग्वाल देवता, गोरु देवता ये तो बहुत जगह हैं। बाकी एक बालेश्वर मंदिर वो प्रसिद्ध है वहां पे, क्रांतेश्वर भी आपसे मुश्किल से ही पूछेगा, आप लोग ये देखना। अब जो आता है इन मंदिरों के अलावा सबसे प्रमुख मंदिर यहाँ पे जो आता है देवीधुरा में आता है, माँ बाराही का मंदिर वो है। वहीं पे रक्षाबंधन के दिन बग्वाल का मेला भी लगता है, वो भी हम देखेंगे। अगला लिखिए देवीधुरा में बाराही मंदिर। क्या लिखोगे आप लोग? बाराही मंदिर, बाराही मंदिर, बाराही मंदिर। कहां लिखोगे बाराही मंदिर? यही देवीधुरा में। यानी आपको अगला क्या लिखना है? देवीधुरा में बाराही देवी का मंदिर। अगला लिखो बाराही मंदिर। ये बाराही जो मंदिर है कहां लिखोगे? देवीधुरा में, ठीक है। ये जो देवीधुरा है यहीं पे देवीधुरा में क्या लिखोगे? बाराही मंदिर। देवीधुरा डैश करके लिखो बाराही मंदिर। बाराही मंदिर भी कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछता है, आप लोग बता देना देवीधुरा में अवस्थित है, मतलब देवीधुरा में। अब जो अगला आता है वो यहाँ दिखा रखा है पूर्णागिरी मंदिर, इस वाले पोर्शन पे। तो ये चंपावत से दूर है, टनकपुर के क्लोज है, बनबसा वगैरह से यहाँ से जाते हैं। ये टनकपुर, ये पूर्णागिरी मंदिर नेपाल की सीमा से थोड़ा सा अंदर है। इस वाले इलाके में क्या दिखाओगे? पूर्णागिरी का मंदिर लिखाओगे। इस पूर्णागिरी मंदिर में चैत्र नवरात्र के दिन एक प्रसिद्ध क्या लगता है, यहाँ पे मेले वगैरह भी होते हैं। और इसको जो है 108 भारत के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। तो पूर्णागिरी मंदिर कहाँ है पूछता है आप लोगों से, आप बता देना। पूर्णागिरी मंदिर चंपावत जिले में पड़ता है। पूर्णागिरी मंदिर किस जिले में पड़ता है अगर आपसे पूछता है, आप लोग बता देना चंपावत जिले में अवस्थित है। और इसके नीचे पॉइंट लिखो, भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक, 108 शक्तिपीठों में से एक इसको क्या किया जाता है, माना जाता है भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक पूर्णागिरी मंदिर। तो बेसिकली जो आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, और मंदिरों को मिलान करना भी आता है, ठीक है, मैचिंग आता है कि ये सही मिलान है नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देवीधुरा का बाराही मंदिर इंपॉर्टेंट है, घटकू देवता, हिडिंबा देवा, हिंगला देवी इंपॉर्टेंट है, और बालेश्वर मंदिर ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा जो यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो जो पंचेश्वर मैंने दिखा रखा है, जो सरयू और
और जो काली नदी के संगम पे अवस्थित है। इस पंचेश्वर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डैम अलग चीज है, पंचेश्वर मंदिर जहाँ पे जो शिव का मंदिर है वहां पे चामू या चौमुह देवता का मंदिर है, जिसको कि चंपावत जिले में पशु रक्षक के रूप में जाना जाता है। तो अगला आप लोग लिखेंगे पंचेश्वर में चामुह मंदिर। अगला क्या लिखोगे, पंचेश्वर लिख दो, ऐसे पंचेश्वर लिखो, डैश करके लिखो काली प्लस सरयू का संगम, काली प्लस सरयू संगम पे, सरयू संगम, ठीक है। क्योंकि काली नदी ये बह के आ रही है आपकी, ये आपकी सरयू आ रही, यहीं पे आपका पंचेश्वर है, ये काली और सरयू के संगम पे है। यहाँ पे शिव मंदिर भी है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे शिव मंदिर है और यहीं पे जो है यहाँ पे प्रसिद्ध चामू मंदिर या चौमुख मंदिर भी आप लोग कह सकते हैं, चामू या चौमुह मंदिर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर पूरा लिखना है, यहाँ पर डैश करके चामू ऑब्लिक चौमुह मंदिर, चौमुह मंदिर यानी चार मुंह वाला मंदिर, ठीक है। नीचे लिख देता हूं चामू या चौमुह मंदिर, चौमुह मंदिर है, ठीक है। चामू या चौमुह मंदिर कहाँ पे स्थित है पूछता है आपसे, तो आप बताओगे पंचेश्वर चंपावत में। और ये जो है ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे पशु रक्षक के रूप में चंपावत में जाने जाते हैं। तो ब्रैकेट में लिखो पशु रक्षक के रूप में, पशु रक्षक के रूप में ये क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। ये याद रखना आपको, चामू या चौमुह मंदिर। अब जो आता है इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, आदित्य मंदिर। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, जो चंपावत वाले हैं उनको तो पता रहता है, लेकिन आउट वालों को बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। तो अगला लिखना आप लोग आदित्य मंदिर, आदित्य मंदिर। ये भी कहाँ अवस्थित है, चंपावत जिले में अवस्थित है आदित्य मंदिर। और जो ये आदित्य मंदिर है इसको शिवादित्य भी बोलते हैं, क्योंकि ये शिव और सूर्य का मंदिर है। इसी मंदिर को क्या बोलते हैं, शिवादित्य मंदिर, शिवादित्य मंदिर। क्यों बोलते हैं इसको शिवादित्य मंदिर, क्योंकि ये शिव प्लस सूर्य का मंदिर है, सूर्य का मंदिर है। और ये जो आदित्य मंदिर है सूर्य के प्राचीनतम मंदिरों में से एक अपने आप में है। अब तो इसको मॉडिफाइड रूप में कर दिया होगा। तो ये जो आदित्य मंदिर है शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ पर है, चंपावत में। तो अगर आपसे कभी पूछता है प्रसिद्ध शिव का आदित्य मंदिर कहाँ अवस्थित है, धड़ाक से बोल देना कि चंपावत जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो सूर्य मंदिर है बेसिकली, सूर्य का दुर्लभ मंदिर लिख दो, सूर्य का प्राचीन व दुर्लभ मंदिर, प्राचीन व दुर्लभ मंदिर, दुर्लभ मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे एक आध और भी भगवान हैं, जैसे ये क्या कहते हैं, जो भी यहाँ पे भगवान है, एक आदि का मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, भूमिया का मंदिर देखने को मिलेगा। आप लोग एक काम करना, जो आपने अल्मोड़ा जिला पढ़ा था उसमें एक मंदिर छूट गया था, मासी में एक मंदिर है भूमिया देवता का मंदिर, यानी भूमिया देव का मंदिर अगर कहाँ है पूछता है तो मासी में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो। उस इलाके में भूमिया मंदिर बहुत प्रचलित है, वहाँ के इष्ट देव हो उनको माना जाता है। तो भूमिया मंदिर अल्मोड़ा कर देना, आप ब्रैकेट में मासी कर देना, आप लोग उसको ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य का प्राचीन और दुर्लभ मंदिर जो है आदित्य मंदिर, ये भी कहाँ अवस्थित है पूछता है आपका, चंपावत जिले में। अब लोग अन्य स्थलों के रूप में देखिए क्या क्या है, ठीक है। ये तो यहाँ के मंदिर थे, आप लोगों ने अन्य स्थल देखना। अन्य स्थलों में कुछ चीजें आपको मैं बताता हूँ, जैसे क्या आएगा अन्य स्थल में, एक श्यामला ताल। श्यामला ताल कहाँ है पूछता है, आप लोग बता देना, चंपावत में, ठीक है। श्यामला ताल, श्यामला ताल अन्य स्थलों में आएगा। श्यामला ताल यही है जो चंपावत है। यहाँ पे जो विवेकानंद आश्रम है ना, जो ये विवेकानंद आश्रम दिखा रखा है, ये विवेकानंद आश्रम इसी ताल के क्या है, तट पे है। यानी जो श्यामला ताल है किस जिले में है, अगर आपसे पूछता है आप लोग बता देना, चंपावत जिले में है। अगर आपसे पूछता है किसके तट, जो विवेकानंद आश्रम है किस ताल के तट पे है, किसके पास है, तो आप लोग बता देना श्यामला ताल। तो अगला लिखो विवेकानंद आश्रम यहीं पर अवस्थित है, आश्रम यहीं पर। ये जो श्यामला ताल है लगभग 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में अपने आप में फैली हुई है और नीले रंग की ये क्या है, ताल है। तो अगला पॉइंट को 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। और अगला लिखो इसमें नीले रंग की ताल, नीले रंग की प्रसिद्ध है काफी, ठीक है, ताल।
तो पेपर में पूछता है श्यामला ताल कहाँ है, चंपावत में। विवेकानंद आश्रम किसके निकट है, श्यामला ताल के। किसके तट पे, कितने स्क्वायर किलोमीटर, 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में। और नीले रंग की अपने आप में ताल कौन सी है, श्यामला ताल है। ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध है। और यहाँ का एक बहुत फेमस मंदिर है जिसको बोलते हैं क्या, झूला मंदिर, ठीक है। झूला मेला यहीं पे लगता है, मंदिर नहीं मेला। जो प्रसिद्ध झूला मेला है वो यही श्यामला ताल के पर लगता है। और झूला मेला कहाँ का हो गया फिर, इसका मतलब चंपावत का। और कहाँ लगता है, श्यामला ताल। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर प्रसिद्ध झूला मेला लगता है। यहाँ पर प्रसिद्ध झूला मेला, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर प्रसिद्ध झूला मेला लगता है और बहुत फेमस है। झूला मेला कहाँ लगता है, श्यामला ताल के पास। श्यामला ताल कहाँ स्थित है, चंपावत में। श्यामला ताल के पास कौन सा आश्रम है, विवेकानंद आश्रम। किस रंग की है, नीले रंग की। किस स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, ये आपको सब पता चल गया। यहाँ पे आप लोग श्यामला ताल दिखा देना, जहाँ पे विवेकानंद आश्रम भी दिखा रखा है। अगला आप लोग ने लिखना है मीठा रीठा साहिब। अगला क्या लिखोगे, प्रसिद्ध स्थलों में। आप लोग इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला फिर हेडिंग डाल के रीठा साहिब। मीठा रीठा साहिब किस जिले में अवस्थित है, पूछता है आपसे, चंपावत में। और मान्यता ये है कि यहाँ पे गुरु नानक भी आए थे, ठीक है। तो अगला क्या लिखोगे आप, रीठा साहिब। मीठा रीठा साहिब लिखना है, रीठा साहिब, ठीक है। रीठा साहिब ये किस जिले में, अगर आपसे पूछता है आप लोग बता देना, चंपावत में। किस जिले में, चंपावत में। दो नदियों के संगम पे ये अवस्थित है। एक का नाम है लधिया, जो आपने काली नदी की सहायक सुनी है वो यहीं से बहती है, वो इसी से होके निकलती है, वो लधिया नदी यहाँ पे। और दूसरा है राठिया नदी। तो अगला पॉइंट लिखो, लधिया व राठिया के संगम पे। लधिया प्लस राठिया के संगम पे। जो ये आ रही ना नीचे से डॉट डेट दिखा रखी, ये है राठिया। लधिया प्लस राठिया के संगम पर, अवस्थित है। खुद देखिए, इस प्रकार से पढ़ोगे तो कितना बढ़िया होता है पढ़ने में। तो लधिया और राठिया के संगम पे है, चंपावत में है। और मान्यता ये है कि यहाँ पे गुरु नानक भी आए थे। और उसके बाद यहाँ पे बहुत से लोग नागपंथ वगैरह से संबंधित भी थे। 1960 में यहाँ पे क्या किया गया था, गुरुद्वारे की स्थापना की गई थी। तो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखो, पहले मान्यता लिखो, मान्यता डैश, गुरु नानक यहाँ आए थे। गुरु नानक यहाँ आए थे, यहाँ आए थे, ठीक है। ये तो सिर्फ मान्यता है, अब आए थे नहीं आए थे वो अलग चीज है। और अगला पॉइंट इसी में लिखना आप लोग, 1960 में यहाँ पर गुरुद्वारा की स्थापना की गई थी। क्या लिखोगे, 1960 में यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया था, ठीक है। रीठा साहिब कहाँ है, बहुत प्रसिद्ध स्थल है आपका सिखों का रीठा साहिब। ये चंपावत जिले में है, लधिया और राठिया के संगम पे है। मान्यता की गुरु नानक यहाँ आए थे। और यहीं पे कुछ नाग वगैरह, जो नागपंथ होता है, गोरखनाथ वगैरह, अलग अलग नाथ सिद्ध होते हैं, उनके भी यहाँ पे कुछ मंदिर देखने को आपको मिलेंगे। और अगला लिखना आपको पाताल रुद्रेश्वर गुफा। जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है ये भी किस जिले में स्थित है, पूछता है आपसे, चंपावत में, ठीक है। किस जिले में अवस्थित है, चंपावत में। हेडिंग डालो, पाताल रुद्रेश्वर गुफा। जो ये पाताल रुद्रेश्वर गुफा है ये भी किस जिले में है, चंपावत में स्थित है। और इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, मेले पढ़ने हैं, ठीक है। चंपावत के मेले पढ़ाता हूं इसके बाद। जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है ये भी कहाँ है, चंपावत में। और इसकी जो खोज हुई थी 1993 में हुई थी। खोज लिख दो, खोज 1993 में। 1993 में इसकी खोज हुई थी पाताल रुद्रेश्वर गुफा की। और एक और अंतिम चीज लिखो, नौढुंगा घर भी यहाँ पे अवस्थित है। नौढुंगा घर वो भी लिख लो, देखो मंदिर, ठीक है। नौढुंगा घर, नौढुंगा घर, ये क्या है, चंपावत पे। इसको एक घर है, किसी भी कोने से दिखो उसको 9 ही पत्थर दिखते हैं उसको, इसीलिए इसको नौढुंगा घर कहा गया है। पेपर में आता नहीं है, ठीक है। खाली ऐसे बता दिया मैंने आपको नौढुंगा घर कहाँ है, ये कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अब देखिए यहाँ के प्रसिद्ध जो मेले हैं, हम लोग मेले की ओर आते हैं, ठीक है। मेले लिख लीजिए, प्रसिद्ध मेला। पहला आप लोगों को क्या लिखना है, पूर्णागिरि का मेला। पूर्णागिरि मेला दिखा दिया मैंने आपको, पूर्णागिरि मेला। सबसे पहले आपसे पूछेगा पूर्णागिरि मेला किस जनपद में लगता है, तुरंत होशियार बच्चों की तरह सर चंपावत जिले में लगता है। पूर्णागिरि मेला कब किस टाइम पे लगता है, तुरंत होशियार बच्चों की तरह होली के दूसरे दिन से, होली के दूसरे दिन से, होली के टाइम पे अभी आएगा, ठीक है। अप्रैल मार्च लास्ट में, होली के दूसरे दिन से। कितने दिनों का लगता है, कोई फिक्स नहीं है, लगभग 1.5 महीना चलता है। तो लगभग 40 दिन लंबा मेला लगता है, लगभग
40 दिन लगभग, है कोई फिक्स नहीं है, 1.5 महीने के आसपास लगता है, लगभग 40 दिनों का चलता रहता है। यहाँ पे ये मान्यता है कि जो शिव भगवान थे, जब सती को उन्होंने देखा, मतलब उनकी जो बॉडी देखी यानी मृत रूप में देखा उनको, तो वो ले जा रहे थे शायद बाय एयर, तो उनकी नाभि यहाँ पे क्या हो गई थी, गिर गई थी इसी पूर्णागिरि धाम पे, इसीलिए यहाँ पे पूर्णागिरि धाम क्या था, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे मान्यता लिख दो, मान्यता हुई। ठीक है, मान्यता, मान्यता सती की नाभि इस स्थान पर गिरी। मान्यता क्या है, सती की नाभि इस स्थान पर गिरी, इस स्थान पर गिरी, ये इसका मान्यता लिख दो। तो आपको नॉर्मली पूर्णागिरि मेला पता होना चाहिए कहाँ लगता है, चंपावत में किस टाइम पे लगता है, होली के दूसरे दिन से लगभग 40-50 दिनों का लगता है, 1.5 महीने का। और मान्यता ये है कि यहाँ पे सती की क्या हुई थी, नाभि इसी स्थान पर गिरी थी। ठीक है, पहला ये आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा जो यहाँ पे आता है, इसको होता है गोरा अट्ठावली का मेला, यानी गोरा अट्ठावली उत्सव जो होता है वो एक राजी जो है, वन रावत जनजाति है, उसका नाम जो वनु की राजा यानी वन रावत जिसको बोलते हैं, राजी जनजाति को बोला जाता है, उन्हीं का उत्सव है गोरा अट्ठावली। तो ये भी चंपावत जिले में है। तो जब मैं आपको जनजाति वगैरह सब चीज समझाऊंगा तो जनजाति भी हमारा एक टॉपिक होगा, वो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो गोरा अट्ठावली, गोरा अट्ठावली, ये भी किस जिले से संबंधित है, चंपावत। और किसका है ये अगर पूछता है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, एक राजी जनजाति है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को नोट करना। इस राजी जनजाति को वनरौत या वनु का राजा भी कहते हैं, वनरौत। ठीक है, इस जो राजी जनजाति है इसको वन रावत, वन राजा, वनु का राजा जो भी कहते हैं, इन लोगों का है, राजी जनजाति का लिख दो, राजी जनजाति का, इंपोर्टेंट कर देना। गोरा अट्ठावली और ये राजी जनजाति कहाँ, मेनली यहीं इसी इलाकों में पाई जाती है, वो राजी वन रावत कहलाते हैं, इन्हीं जाति का क्या है, गोरा अट्ठावली है दूसरा। तीसरा आप लोगों को लिखना है बग्वाल मेला, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। और हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहा था पर्यटन का दर्जा, ये पर्यटन मंत्री ने यहाँ पे कोई घोषणा वगैरह भी की थी, आप लोगों ने सुना होगा, राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने की बात कही थी। आप लोगों ने उसको ध्यान रखना है, जब वो नोटिफाइड हो जाएगा, कहीं करंट अफेयर में अपडेट होगा, अखबारों में आप लोग नजर बनाए रखना, वहां पे घोषणा हुई थी, अब वो कब तक इंप्लीमेंट होता है, क्या होता है, उस पर नजर रखेंगे। ठीक है, तो अगला लिखो आप लोग बग्वाल मेला, क्या लिखोगे, बग्वाल मेला, बहुत ज्यादा फेमस, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, बग्वाल मेला। ये जो बग्वाल मेला है यहाँ पे लगता है देवीधुरा में, जहाँ पे आप लोग देवीधुरा है, इस देवीधुरा में माँ बाराही का मंदिर है, माँ बाराही के प्रांगण में ये लगता है। तो बग्वाल मेला कहाँ पे लगता है, माँ बाराही के प्रांगण में, माँ बाराही के प्रांगण में, यानी उसका जो बाराही के दरबार में है, जो भी लिखते हो, प्रांगण में। कहाँ पे लगता है बग्वाल मेला, चंपावत के देवीधुरा में, बहुत फेमस है देवीधुरा, याद रखना इसको, चंपावत के देवीधुरा में ये क्या लगता है, बग्वाल मेला लगता है। किस समय लगता है अगर आपसे पूछता है, आषाढ़ महीने में, आषाढ़ में मतलब अगस्त का महीना, अगस्त का मतलब रक्षाबंधन के टाइम पे। ठीक है, तो किस समय लगता है, तो आषाढ़ी मेला भी हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखना, इसी में लिख दो, ये हम इसको इरेज करता हूँ, अगला पॉइंट लिखो आप लोग, आषाढ़ महीने में, और आषाढ़ बोले तो अगस्त ब्रैकेट में, अगस्त महीने में। ठीक है, और किस समय पे लगता है, रक्षाबंधन पे, रक्षाबंधन के समय लगता है। और क्यों प्रसिद्ध है ये पाषाण मतलब जो यहाँ पे होता है, जो पाषाण खेल है, दो या तीन जो अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग दल होते हैं, पहले से ही इस मंदिर में, इस मेले में, इस उत्सव में पाषाण युद्ध होता था। यानी इधर से एक ग्रुप होगा, उधर से दूसरा ग्रुप होगा, एक दूसरे पे पत्थरों की बरसात करेंगे, और अपने आप को बचाने के लिए कुछ उसके बाद रिंगाल वगैरह को कोई मतलब जो सेफ्टी के लिए होता है उससे ढके रहते हैं। और ये मान्यता होती है कि जब तक एक व्यक्ति के शरीर के बराबर टोटल खून न निकल जाए तब तक माता संतुष्ट नहीं होती है। और मैंने हमेशा कहा है, विज्ञान और धर्म दोनों अलग चीज हैं। जहां पे धार्मिक मान्यताएं आएंगी, विज्ञान कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि लोगों की भावनाओं को भी देखा जाता है। ठीक है, तो अब तो भले ही उस टाइम पाषाण युद्ध चलता था, अब उतना प्रचलन नहीं रहा इस चीज का, कहीं पे टमाटर की जाती है, कहीं भी कुछ किया जाता है, लेकिन छुटमुट रूप में तो अभी भी पाषाण युद्ध चलता ही है। तो ये क्यों प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा। अगला पॉइंट लिखोगे, पाषाण युद्ध हेतु प्रचलित, क्या लिखोगे इसमें, पाषाण युद्ध हेतु प्रचलित, पाषाण युद्ध हेतु प्रचलित, कौन सा, बग्वाल युद्ध हेतु प्रचलित।
ठीक है, कौन सा मेला है, बग्वाल मेला। और इसको हाल ही में पर्यटन मंत्री द्वारा क्या कहा, राज्य स्तरीय मेला या जो भी उन्होंने घोषणा की थी उसको अपडेट रखना, अखबारों में कभी भी आपको दिखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो पाषाण युद्ध हेतु ये क्या है, प्रचलित है, दो अलग अलग ग्रुप्स में क्या करते हैं, मतलब पत्थरबाजी करते हैं। और इस मेले का वर्णन, इस उत्सव का वर्णन जिम कॉर्बेट ने अपनी एक पुस्तक थी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी इसका वर्णन किया गया। तो अगला पॉइंट लिखो, जिम कॉर्बेट द्वारा इसका वर्णन मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी किया गया है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। ये दो क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। ये मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसकी, ये भी पूछ सकते हैं, मैं वर्णन। और मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किसके द्वारा इसका वर्णन किया गया है, अगर आपसे पूछता है तुरंत अच्छे बच्चों की तरह क्या बता दोगे, जिम कॉर्बेट द्वारा, जिम कॉर्बेट। यानी जिम कॉर्बेट जो व्यक्ति थे उनके द्वारा मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में इस पाषाण मेले का, पाषाण उत्सव का क्या किया गया, वर्णन किया गया। अब जो आता है यहाँ पे एक दीप महोत्सव आता है जो चंपावत में दीपावली के आसपास होता है। एक सूर्य षष्ठी मेला भी होता है, वो भी चंपावत जिले में होता है। तो दो और लिख लो, एक दीप महोत्सव, एक सूर्य षष्ठी मेला लिख लो। एक तो आप लोग दीप महोत्सव लिख लीजिए, एक सूर्य षष्ठी मेला, दीप महोत्सव, और एक लिख लीजिए सूर्य षष्ठी मेला, सूर्य षष्ठी मेला। ये भी किस जिले के हैं, चंपावत जिले के हैं। ये क्या हो गए, इसके मेले हो गए। अब लिख लीजिए कुछ अन्य तथ्य। अन्य तथ्यों के अंदर एक यहाँ पे एबॉट माउंट आता है, यानी एबॉट पर्वत किस जिले में है, पूछता, बहुत पेपरों में पूछा जाता है। आप लोग बता देना चंपावत जिले में है। और जो एबॉट पर्वत है, एक जॉन एबॉट थे, उन्होंने इस पर्वत के, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। और यहाँ पे एक चर्च की भी स्थापना की गई है जो कि 1942 में की गई थी। तो अगला लिख लीजिए, एबॉट पर्वत किस जनपद में है, एबॉट माउंटेन, एबॉट पर्वत किस जिले में, अगर आपसे पूछता है अच्छे बच्चों की तरह चंपावत बता देना। और यहाँ पर एक चर्च की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट, यहाँ पर एक चर्च भी है, एक प्रसिद्ध चर्च है जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। एबॉट माउंटेन पे जो चर्च है उसकी स्थापना 1942 में की गई थी। एबॉट पर्वत कहाँ है पूछता है, आप लोग चंपावत बता देना। इसके अलावा कल जो किले पड़ा था, एक किला उसमें छूट गया था, उसका नाम है सिरमोही का किला, जो कि लोहाघाट में है। तो लोहाघाट के ही पास है। तो अगला पॉइंट लिखो, सिरमोही का किला, सिरमोही किला कहाँ लिखोगे, सिरमोही का किला लोहाघाट के पास, लोहाघाट चंपावत, लोहाघाट, ठीक है। सिरमोही का किला कहाँ है पूछता है, लोहाघाट। वन्यजीव विहार जो आता है यहाँ पे, नंधौर वन्यजीव विहार, इसको टच करता है। बहुत एरिया तो उसका नेपाल में है, कुछ भाग इसको नंधौर वन्यजीव विहार का किसको टच करता है, चंपावत को करता है। यहाँ भी समझा देता हूँ, वहां भी बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि नैनीताल का इलाका ये है, तो इस वाले इलाके से हल्का सा कुछ पोर्शन इसका नंधौर वन्यजीव विहार टच करता है। तो अगला लिख लीजिए, नंधौर वन्यजीव विहार। ये मेरे मत लिख देना, ऊपर से पता लगा मेरे लिख रहे हो, नंधौर वन्य जीव विहार। ये कब बना था, 2012 में, ठीक है। कब बना था ये, 2012 में। किन जिलों में फैला है पूछता है, तो नैनीताल, बेसिकली नैनीताल में ज्यादा, ठीक है। दूसरा कुछ पोर्शन इसका चंपावत में। और लगभग 270 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग कह रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं, 269 पॉइंट कुछ होगा, 270 स्क्वायर किलोमीटर इसका लगभग एरिया है, क्षेत्रफल है। इसको मैं कहाँ बताऊंगा आपको, जब हम लोग नैनीताल जिला पढ़ेंगे। तो नंधौर आपका ये हो गया, सिरमोही का किला ये हो गया। अंतिम और आज के इस चंपावत का हेडिंग लिख लीजिए, पंचेश्वर बांध परियोजना। हेडिंग डाली होगी, पंचेश्वर बांध परियोजना। अब ये हमने पढ़ना है, ये प्रस्तावित परियोजना है, कब तक यहाँ से उत्पादन शुरू होता है, वो क्या होता है, हल्का सा आइडिया ले लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो पंचेश्वर बांध परियोजना है, अब मैं इसको, आप लोग ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिखा देना आप, जो यहाँ पे काली और सरयू का संगम है ना, इस वाले पोर्शन पे, क्योंकि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, तो यहाँ पे आप लोग पंचेश्वर बांध परियोजना, यहाँ पे पंचेश्वर लिखा है, यहीं पे पंचेश्वर बांध परियोजना आप लोगों ने दिखाना है, ठीक है। पंचेश्वर बांध परियोजना यहाँ दिखा दो, बाकी मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग देखना है। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक, ये लो, इसको हटा दिया, क्योंकि स्पेस नहीं मिल पाता है, इसीलिए मुझे हटाना पड़ता है, ताकि मैं अपनी ही टेक्निक से फिर पढ़ा सकूँ और आपके दिमाग में छपवा सकूँ ये सब। पंचेश्वर बांध परियोजना। और जो घटना चक्र से पढ़ रहे हैं,
जिसको जो फैक्ट समझ नहीं आ रहे उसको स्किप करना है, ठीक है। और जो फैक्ट सिर्फ वही लिखना है जो डायरेक्ट वाले हैं। ऐसी कभी अगर वो उसमें तो उसने क्या किया, जो पुराने क्वेश्चन आए उसको नोट किया है, अगर वहां पे अगर लिखा होगा निम्नलिखित वाला तो ऐसे क्वेश्चन मत लिखना है, या इनमें से वाला होगा उनको भी मत लिखना। जैसे डायरेक्ट लिखेगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन के कितने सदस्य, इस टाइप के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को लिखना, ठीक है। पंचेश्वर बांध परियोजना देखिए, सबसे पहला पॉइंट किन दो देशों की परियोजना है, तो पहला लिखिए इंडिया प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है, यानी जॉइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना। भारत और नेपाल की क्या है, संयुक्त परियोजना है। अब देखिए जो अभी मैंने नंदौर बताया था उसमें शायद बोलने में कहीं पे नेपाल मतलब ना ये आपका नैनीताल और क्या है दूसरा चंपावत है। पंचेश्वर बांध परियोजना इंडिया और नेपाल की संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये जो है एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय, चाहे आप पानी के बिजली का उत्पादन हो, सिंचाई के लिए हो, पेयजल के लिए हो, इस सब चीजों को लेके है, तो मल्टीपर्पज लिख देना, बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। बहुउद्देशीय क्या है, ये प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज है, ये याद रखना। अगला जो इस पे पॉइंट है, ये किस नदी पे बनाया गया है, अगर आपसे पूछता है आप लोग बता देना, काली नदी पे, काली नदी पर, क्योंकि यहां बहती ही काली नदी है, तो किस पे बनाया गया, काली नदी पर। बेसिकली किस जिले में है, चंपावत जिले में है, नेपाल को भी टच करता है, कुछ इलाका हो सकता है संभवतः पिथौरागढ़ को टच करे, लेकिन बेसिकली इसको किस जिले में माना जाता है, चंपावत जिला, चंपावत जिला किस जिले में है, चंपावत जिले में है पंचेश्वर बांध परियोजना। अगला जो फैक्ट आता है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अब इसमें जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, वो क्या है, इस परियोजना में 2 डैम बनेंगे। एक को बोला जाएगा पंचेश्वर बांध, जो कि सरयू और काली नदी के संगम पे बनेगा। कैसे होगा देखिए, यहां से आ रही है आपकी, आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। यहां इस प्रकार से आप लोग दिखाएंगे डैश करके, इसको लिखेंगे सरयू, यूं दिखाएंगे आप इस पोर्शन से काली, क्या दिखाएंगे, काली। यहां पर जो डैम बनेगा, इस डैम का नाम लिख लीजिए आप पंचेश्वर डैम, हमें समझना है अभी सिर्फ, ठीक, पंचेश्वर डैम। इस पंचेश्वर डैम के बाद कुछ दूरी पे काली नदी है, जैसे यहां से काली नदी आगे को फ्लो करेगी, कुछ दूरी पे लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे एक यहां से एक और नदी मिलेगी, इसके साथ, इस काली के साथ, यहाँ पे एक और डैम बनाया जाएगा। यहाँ पे ये तो काली आ रही है, इस काली के साथ एक और, मतलब एक और नदी आएगी, यहाँ पे जो डैम बना जाएगा, इस दूसरे नदी का नाम रूपाली गाड़, क्या है, रूपाली गाड़, इसको लिख लीजिए रूपाली गाड़, ठीक है। तो ये देखिए ये बन रहा है, ये काली नदी है, ये सरयू है, यहाँ पे पंचेश्वर बांध है, पंचेश्वर बांध की कुछ क्षमता होगी, थोड़ा सा आगे काली और रूपाली है, तो फिर काली बनी आगे को जाके काली, तो यहाँ पे जो है दूसरा रूपालीगाड़ परियोजना बनेगी, इसको क्या बोलेंगे, काली और रूपालीगाड़ पे रूपालीगाड़ परियोजना बनेगी। ये ध्यान रखना, इसको रूपालीगाड़ परियोजना, ये 2 डैम है, ठीक है, इसको बोलते हैं रूपालीगाड़ डैम, रूपालीगाड़ डैम इस प्रकार से बनेगा। तो इंडिया और नेपाल की संयुक्त परियोजना बहुउद्देशीय है, काली नदी पर है, चंपावत जिले में है, सरयू और काली नदी के संगम पे पंचेश्वर डैम है, काली नदी पे ही बेसिकली माना जाता है, काली याद रखना, और उससे कुछ और आगे जाके रूपालीगाड़ डैम है। ये पूरा एक अपने आप में प्रोजेक्ट, ये वाला जो है ये क्या है, अपने आप में पंचेश्वर बांध परियोजना, ये इसकी प्रस्ताव है। पहले वाली की जो क्षमता होगी, पंचेश्वर डैम की क्षमता लिख लीजिए, पंचेश्वर की क्षमता, पंचेश्वर डैम, ये लगभग होगा 6480 मेगावाट के आसपास, यानी इतनी बड़ी परियोजना है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, खुद सोचिए 6480, 6480 मेगावाट, ठीक है। और जो दूसरा है रूपालीगाड़, उसकी भी कुछ क्षमता होगी 240-50, वो अभी हमने नहीं जानना है, कुछ ही दूरी पे है, लगभग 240-50 मेगावाट क्षमता है। तो जो रूपालीगाड़ की है वो भी लिख लीजिए, रूपाली, इसकी लगभग 245 या 244 मेगावाट लिख लीजिए इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था आपको मैं बताता हूं, जो पंचेश्वर डैम है इसमें भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसको बोला जाता है महाकाली संधि। क्या बोला जाता है, महाकाली। उसी महाकाली संधि का ये हिस्सा है पंचेश्वर बांध परियोजना। तो जब आपने इतना नोट कर लिया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी से नोट्स बनाइए। मैं अगला पॉइंट लिखता हूं, महाकाली जल संधि। इसको स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा तो देख लीजिए। महाकाली जल संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच, तो यहाँ पे लिख लीजिए महाकाली संधि।
इस महाकाली संधि को जब हुआ था, ये महाकाली संधि ये कब हुई थी? फरवरी 1996 में। उसी का ये क्या है? हिस्सा है। महाकाली संधि फरवरी 1996 का हिस्सा। क्या है हिस्सा? ये पंचेश्वर बांध परियोजना, इसी में इसकी बात कही गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ था? लंबे समय तक पर्यावरण का आकलन किया गया था, कितना नुकसान हो सकता है, लोगों का पुनर्वास कैसे होगा, लोगों को वहां से शिफ्ट कैसे किया जाएगा, भविष्य में इसके क्या प्रोजेक्ट होंगे, कैसे ये काम करेगा, इस पे 2001-2002 तक बहस चलती रही। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि एक ऐसी ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए, एक प्राधिकरण, एक अथॉरिटी बनाई जाए जो इस पंचेश्वर डैम से संबंधित काम करेगी, उसको देखेगी, उसी की निगरानी में रहेगा। तो अगर पूछता है आपसे पंचेश्वर बांध विकास प्राधिकरण यानी पंचेश्वर विकास प्राधिकरण या पंचेश्वर डैम डेवलपमेंट अथॉरिटी अस्तित्व में आई थी, वो 2014 में आई थी, फरवरी कितने में? 2014। अगला लिख लीजिए पंचेश्वर विकास प्राधिकरण यानी पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पंचेश्वर विकास प्राधिकरण ये कब आया था अस्तित्व में? 7 अगस्त 2014 को। ठीक है, 7 अगस्त 2014 को ये अस्तित्व में आया। इससे पहले बहुत ऊपर नीचे हुई, बहुत बैठकों का दौर चला, पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना है, लोगों के पुनर्वास की समस्या है। अब वो सरकार अपने स्तर से उस पर काम कर रही है, हमें एग्जाम की दृष्टि से देखना है। बाकी इस पे बहस के लिए बहुत जो है लंबी क्लासेस चल सकती है, बहुत डिबेट होते रहते हैं, वो हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से अभी यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये हुआ था। उसके बाद इस पे अभी प्रस्तावित है 2025-26 तक बन के तैयार हो जाएगा, उत्पादन शुरू हो जाएगा, वो सब प्रस्ताव चल ही रहा है। ये अगर बन जाता है तो एशिया का सबसे बड़ा तो है ही है, विश्व का भी संभवतः सबसे बड़ा होगा। और इसकी जो ऊंचाई प्रस्तावित है लगभग 315 मीटर। अब 260 तो टिहरी की है, इसकी ऊंचाई जो प्रस्तावित है वो कितनी है? 380 मीटर। लगभग कितना है? 315 मीटर, सॉरी ऊंचाई प्रस्तावित लिख दीजिए, ऊंचाई प्रस्तावित 315 मीटर। कितना बड़ा होगा सोचिए, टिहरी से भी बड़ा इसका होगा। और क्षमता भी होगी इसमें लगभग, ये जो टोटल, इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, 6480 जो भी पेपर में आता है ये है। ठीक है, और किसके बीच है आपको ये समझ आ गई है। ये था आप लोगों का पंचेश्वर बांध परियोजना। इसी के साथ आपका एक अन्य जिला जिसका नाम है चंपावत, वो आपका खत्म होता है। कल सैटरडे है, कल हो सकता है मैं रेस्ट लूँ, हो सकता है मैं कोई क्लास दूँ, ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू।